पृथ्वी ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग भारत लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के तीसरे अध्याय मानव विकास का हम लोग अध्ययन करते हैं। मानव विकास को सामान्य रूप से इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मानव विकास से तात्पर्य मानव के विकास से है। इस प्रकार मानव के विकास का आकलन जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। ठीक, आइए आज हम लोग मानव विकास को और अच्छे तरीके से एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 60 वर्ष पूर्व रेखा का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। जब उसके भाई स्कूल जाते थे तो वह घर के काम काज में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। उसने किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं की। विवाह के फौरन बाद जब वह विधवा हुई तो वह अपने ससुराल पर निर्भर हो गई। वह आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो पाई। उसे उपेक्षा झेलनी पड़ी और उसके भाई ने दिल्ली की ओर उसके प्रवास में सहायता की। उसने पहली बार बस और रेलगाड़ी से यात्रा की और दिल्ली जैसे विशाल नगरों को देखा। कुछ दिनों बाद उसी नगर ने, जिसने अपनी इमारतों, सड़कों और उन्नति के अवसरों और सुविधाओं तथा सुख साधनों द्वारा उसे आकर्षित किया था, उसका मोह भंग कर दिया और नगरों को अच्छी प्रकार से देखने समझने के बाद वह विरोधाभासों को समझने लगी। झुग्गी और गंदी बस्तियों के गुच्छ, ट्रैफिक जाम, भीड़, अपराध, निर्धनता, ट्रैफिक लाइटों पर छोटे छोटे बच्चों का भीख मांगना, फुटपाथ पर लोगों का सोना, प्रदूषित जल और वायु विकास का दूसरा चेहरा उजागर करते हैं। और इस प्रकार से वह महिला सोचा करती थी कि क्या विकास और अल्प विकास में साहअस्तित्व पाया जाता है? क्या विकास जनसंख्या के कुछ खंडों को निम्न खंडों की अपेक्षा अधिक सहायता करता है? क्या विकास संपन्न और विपन्न पैदा करता है? इस प्रकार से इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि इस कहानी में उल्लिखित हमारे समय के सभी विरोधाभासों में से विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अल्पा अवधि में कुछ प्रदेशों, व्यक्तियों के लिए किया गया विकास बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक निम्नीकरण के साथ अनेक लोगों के लिए गरीबी और कुपोषण लाता है। ठीक, क्या विकास वर्ग पक्षपाती है? प्रत्यक्ष रूप से ऐसा माना जाता है कि विकास स्वतंत्रता है जिसका संबंध प्रायः आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। वर्तमान संदर्भ में कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन और संचार जाल, बृहत शिक्षा प्रणाली, उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, वैयक्तिक सुरक्षा इत्यादि को विकास का प्रतीक समझा जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय और सरकार अपने निष्पादन और विकास स्तर को इन वस्तुओं की उपलब्धता, गम्यता के संदर्भ में मापते हैं। किंतु यह विकास का आंशिक
महत्वपूर्ण बात, किंतु यह विकास का आंशिक और एक तरफा दृश्य हो सकता है। इसे प्रायः विकास का पश्चिम तथा यूरोप केंद्रित विचार कहा जाता है। भारत जैसे उत्तर उपनिवेशी देश के लिए उपनिवेशवाद, सीमांतीकरण, सामाजिक भेदभाव और प्रादेशिक असमता इत्यादि विकास का दोहरा चेहरा दर्शाते हैं। इस प्रकार हम आगे समझ सकते हैं कि भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं, वंचनाओं का मिला जुला थैला है। यहाँ महानगरीय केंद्रों, अन्य विकसित अंतर्देशों जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ इनकी जनसंख्या के एक छोटे से खंड को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरे छोर पर विशाल ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों की गंदी बस्तियां हैं जिनमें पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाएं और अवसंरचना इनकी अधिकांश जनसंख्या के लिए उपलब्ध नहीं है। यदि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विकास के अवसरों का वितरण देखा जाए तो स्थिति और अधिक चिंताजनक प्रतीत होती है। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, गरीब किसानों और गंदी बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों इत्यादि का बड़ा समूह सर्वाधिक हाशिए पर है। स्त्री जनसंख्या का बड़ा खंड इन सब में सबसे ज़्यादा कष्टभोगी है। यह भी समान रूप से सत्य है कि वर्षों से विकास के बाद भी सीमांत वर्गों में से अधिकांश की सापेक्षिक के साथ साथ निरपेक्ष दशाएं भी बदतर हुई हैं और परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग पतित, निर्धनतापूर्ण और अमानवीय दशाओं में जीने को विवश हैं। आगे हम देखेंगे कि विकास का एक अन्य अंतर संबंधित पक्ष भी है जिसका निम्नतर मानवीय दशाओं से सीधा संबंध है। इसका संबंध पर्यावरणीय प्रदूषण से है जो पारिस्थितिक संकट का एक कारक है। वायु, मृदा, जल और ध्वनि प्रदूषण न केवल हमारे साझा संसाधनों की त्रासदी का कारण बने हैं बल्कि हमारे समाज के अस्तित्व के लिए खतरा भी बने हैं। परिणाम स्वरूप निर्धनों में सामर्थ्य के गिरावट के लिए 3 अंतर संबंधित प्रक्रियाएं कार्यरत हैं। पहला है सामाजिक सामर्थ्य में कमी, विस्थापन और दुर्बल होते सामाजिक बंधनों के कारण। सेकंड है पर्यावरणीय सामर्थ्य में कभी प्रदूषण के कारण। और तीसरा है व्यक्तिगत सामर्थ्य में कभी बढ़ती बीमारियों और दुर्घटनाओं के कारण। अंततः उनके जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा की उन सभी चर्चाओं के अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन, पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। इसके विपरीत इसे व्यापक रूप से सामाजिक वितरण अन्यायों, जीवन की गुणवत्ता और मानवीय विकास में गिरावट, पारिस्थितिक संकट और सामाजिक अशांति का कारण माना जा रहा है। ठीक, आगे हम देखेंगे किंतु इस दिशा में सर्वाधिक व्यवस्थित प्रयास 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। तब से यह संस्था प्रतिवर्ष विश्व मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती आ रही है। यह रिपोर्ट न केवल मानव विकास को परिभाषित करती है बल्कि इसके सूचकों में संशोधन परिवर्तन लाती है, अपितु परिकलित स्कोरों के आधार पर विश्व के देशों का कोटिक्रम भी बनाती है। ठीक, और 1993 ईस्वी की मानव विकास रिपोर्ट
इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। मानव विकास क्या है? मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। ठीक इस प्रकार लोगों के विभिन्न प्रकारों के विकल्पों की श्रेणी में विस्तार मानव विकास का सर्वाधिक सार्थक पक्ष है। लोगों के विकल्पों में अनेक प्रकार के अन्य मुद्दे हो सकते हैं, किंतु दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, शिक्षित होना और राजनीतिक स्वतंत्रता, गारंटीकृत मानवाधिकारों और व्यक्तिगत आत्मसम्मान से युक्त शिष्ट जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुँच जैसे मानव विकास के कुछ मुद्दों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। ठीक इस प्रकार ये मानव विकास के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक आगे हम लोग देखेंगे कि 1993 ईस्वी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रगामी लोकतंत्रीकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख करता है कि विकास लोगों को केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए, न कि विकास को लोगों के बीच रखकर। आप मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक अपनी पाठ्यपुस्तक में इन संकल्पनाओं, सूचकों और मानव विकास के उपागमों, सूचकांकों के परिकलन की विधियों का पहले भी आप अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से भारत पर इन संकल्पनाओं और सूचकों के समझने का प्रयास करेंगे। ठीक आगे देखेंगे भारत में मानव विकास। 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ भारत मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के 188 देशों में 131 के कोटि क्रम पर है। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संयुक्त मूल्य 0.624 के साथ भारत मध्यम मानव विकास दर्शाने वाला UNDP 2016 देशों की श्रेणी में आता है। ठीक और इस प्रकार से इसके आंकड़े नीचे दिए गए हैं। भारत और कुछ अन्य देशों के मानव विकास सूचकांक, इसमें नॉर्वे नंबर 1 पर है और भारत 131वें नंबर पर है। और इस प्रकार आगे देखेंगे मानव विकास सूचकांक में निम्न स्कोर होना गंभीर चिंता का विषय है, किंतु उपागमों, राज्यों, देशों के सूचकांक मूल्यों के परिकलन के लिए चुने गए सूचकों, उनके कोटि क्रम निर्धारण में कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद जैसे ऐतिहासिक कारकों, मानवाधिकार उल्लंघन, प्रजाति, धर्म, लिंग और जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक, अपराध, आतंकवाद और युद्ध जैसी सामाजिक समस्याएं और राज्य की प्रकृति, सरकार का स्वरूप, सशक्तिकरण का स्तर जैसे राजनीतिक कारकों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव जैसे कुछ कारक हैं। ठीक आगे हम लोग देखेंगे UNDP द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए भारत की योजना आयोग ने भी भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार की और इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई के रूप में प्रयोग किया गया है और इस प्रकार से प्रत्येक राज्य सरकार ने भी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना आरंभ कर दिया है। यद्यपि भारत के योजना आयोग ने अंतिम मानव विकास सूचकांक का परिकलन, जिनके बारे में आप पहले ही अपनी पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। ठीक आगे हम लोग देखेंगे आर्थिक उपलब्धियों के सूचक।
समृद्ध संसाधन आधार और इन संसाधनों तक सभी विशेष रूप से निर्धन, पद, दलित और हाशियों पर छोड़ दिए गए लोगों की पहुंच उत्पादकता, कल्याण और मानव विकास की कुंजी है। सकल घरेलू उत्पाद और इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता को किसी देश के संसाधन आधार, अक्षय निधि का माप माना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे उपभोग आय में वृद्धि, जिसके कारण गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में लगातार गिरावट आई है। 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7%, शहरी क्षेत्रों में 13.7% और पूरे देश में 21.9% के रूप में अनुमानित किया गया। गरीबी के आंकड़े दर्शाते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, दादरा नगर हवेली, उनकी 30% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जा रही है। गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में उनकी जनसंख्या का 10 से 20% गरीबी रेखा के नीचे है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, सिक्किम, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप की 10% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। गरीबी वंचित रहने की अवस्था है। निरपेक्ष रूप से यह व्यक्ति की सतत, स्वस्थ और यथोचित उत्पादक जीवन जीने के लिए आवश्यक ज़रूरतों को संतुष्ट न कर पाने की असमर्थता को प्रतिबिंबित करती है। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी उस देश की जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं करता है। कुछ अन्य कारक जैसे आवास, सार्वजनिक परिवहन, हवा की गुणवत्ता, पीने के पानी की पहुंच भी जीवन स्तर के मानक का निर्धारण करते हैं। और बिना रोजगार की आर्थिक वृद्धि, अनियंत्रित बेरोजगार भारत में गरीबी के अधिक होने के महत्वपूर्ण कारकों में से हैं। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने काफ़ी एक्सप्लेन करके हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। आगे देखेंगे कि स्वस्थ जीवन के सूचक, रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन और यथोचित दीर्घायु एक स्वस्थ जीवन के सूचक हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त पोषण और व्यक्तियों की सुरक्षा एक स्वस्थ और लंबे जीवन के एक महत्वपूर्ण माप हैं। स्वच्छ भारत मिशन, कारखानों से निकलने वाले विषैले जैविक क्रियाओं, नष्ट न हो पाने वाले कचरे, शहरों के सीवर, खुले में शौच आदि कारण स्वास्थ्य से संबंधित बहुत से खतरे पैदा हुए हैं। भारत सरकार ने इस समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन उनमें से एक है। ठीक, फिर आगे हम लोग देखेंगे कुछ स्वास्थ्य सूचकों के क्षेत्र में भारत में सराहनीय कार्य हुए हैं। जैसे मृत्यु दर 1991 में 25.1% से घट करके 2015 में 6.5 प्रति हज़ार होना। इसी अवधि में शिशु मृत्यु दर 148 प्रति हज़ार से 37 प्रति हज़ार होना। ठीक, फिर आगे हम लोग देखेंगे सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। विकास मुक्ति है, ध्यान दीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सामाजिक सशक्तिकरण की सूचक में दी इस प्रकार बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है। विकास मुक्ति है, भूख, गरीबी, दास्ता, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता और किसी की अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति मानव विकास की कुंजी है। वास्तविक अर्थों में मुक्ति तभी संभव है जब लोग समाज में अपने सामर्थ्यों, विकल्पों के प्रयोग के लिए सशक्त हों और प्रतिभागिता करें। समाज और पर्यावरण के बारे में ज्ञान तक पहुँच ही मुक्ति का मूल आधार है। ज्ञान और मुक्ति का रास्ता साक्षरता से होकर जाता है।
बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, या कह लीजिए इसका सार विकास का इसमें बताया गया है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में साक्षरों का प्रतिशत इस प्रकार है। भारत में कुल साक्षरता लगभग 74.04% है, जबकि स्त्री साक्षरता 65.46%, जनगणना 2011 के अनुसार ही है। और अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से ऊंची है। और अगला पॉइंट है, भारत के राज्यों में साक्षरता दर में व्यापक प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। यहाँ बिहार जैसे राज्य भी हैं जहाँ बहुत कम 63.82% साक्षरता है, और केरल और मिजोरम जैसे राज्य भी हैं जिनमें साक्षरता दर क्रमशः 93.09% और 91.58% है। आगे हम लोग देखेंगे भारत में मानव विकास सूचकांक को इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि भारत को मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों में रखा गया है। विश्व के 188 देशों में इसका 131वां स्थान है। भारत के विभिन्न राज्यों मूल्यों के साथ केरल कोटिक्रम में सर्वोच्च है। इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब आते हैं। अपेक्षा के अनुरूप बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य देश के 23 प्रमुख राज्यों में सबसे नीचे हैं। ठीक, और आगे हम देखेंगे ऐसी हालातों के लिए अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारण उत्तरदायी हैं। केरल के मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मूल्य इसके द्वारा 100% के आसपास साक्षरता दर को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रभावी कार्यशीलता के कारण हैं। एक अलग दृश्य में बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम, उत्तर प्रदेश जैसे निम्न साक्षरता वाले राज्य हैं। उच्चतर कुल साक्षरता दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच कम अंतर पाया जाता है। शैक्षिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पर्यावरण के बारे में देख लेते हैं। जनसंख्या, पर्यावरण और विकास कि जब मानव का विकास हो जाएगा, मानव पढ़ लिख लेगा, शिक्षित हो जाएगा, तो पर्यावरण के प्रति भी अवेयरनेस हो जाएगा। इस प्रकार से आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।